यूपीएससी में लेटरल भर्ती रद्द। क्या है सीधे आईएएस बनाने का सिस्टम? क्या है यूपीएससी में लेटरल एंट्री की भर्ती? नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं एक्सएमटी न्यूज। लेटरल एंट्री के 45 पदों पर वैकेंसी का विज्ञापन निकालने के तीसरे दिन यूपीएससी पीछे हट गई है। कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी की चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखकर यह वैकेंसी रद्द करने के निर्देश दिए हैं। 17 अगस्त को जारी विज्ञापन में जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर जैसे बड़े सरकारी पदों पर भर्ती की जानी थी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि लेटरल एंट्री के जरिए सरकार खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय का हक छीन रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पलटवार करते हुए कहा कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट कांग्रेस सरकार का है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री क्या है, इसमें कौन लोग भर्ती होते हैं, क्या इनमें रिजर्वेशन लागू होता है, बीजेपी या कांग्रेस, कौन है जिम्मेदार? आइए समझते हैं इसको कुछ जरूरी सवालों के जरिए। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। यूपीएससी लेटरल एंट्री से जुड़ा विवाद अभी क्यों शुरू हुआ? दरअसल बात यह है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र के लोगों को सरकार के सीनियर पदों पर रखा जाएगा। लेटरल एंट्री के लिए यूपीएससी की ओर से जारी किए गए विज्ञापन में आरक्षित सीटों का जिक्र नहीं किया गया है। ये जरूर कहा गया कि इन पदों के लिए योग्य कैंडिडेट्स का चुनाव किया जाएगा। 18 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा कि लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती में आरक्षण लागू नहीं है। ऐसे में इसके जरिए भर्ती करके खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। इसके बाद से ही लेटरल एंट्री को लेकर विवाद शुरू हो गया है। राहुल गांधी के अलावा विपक्षी दलों के नेता तेजस्वी यादव ने भी लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं देने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। इन बयानों पर सरकार ने भी पलटवार किया है। लेटरल एंट्री होती क्या है जिस पर इतना हंगामा मचा है? यूपीएससी में लेटरल एंट्री का मतलब प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सरकार के बड़े पदों पर सीधी भर्ती से है। इससे दो ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं। पहला, प्रशासन में एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं। दूसरा, प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक या उप सचिव के लिए भर्ती की जाती है। किसी सरकारी विभाग में सचिव और अतिरिक्त सचिव के बाद संयुक्त सचिव का पद तीसरा सबसे बड़ा और ताकतवर पद है। संयुक्त सचिव अपने विभाग में प्रशासनिक प्रमुख के रूप में काम करते हैं। निदेशक संयुक्त सचिव से एक रैंक नीचे होता है और उप सचिव निदेशक से एक रैंक नीचे होता है। संयुक्त सचिव वह पद है जहां से किसी भी विभाग में फैसला लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। यूपीएससी ने 45 पदों पर लेटरल एंट्री की, जो वैकेंसी निकाली, क्या उसमें आरक्षण लागू नहीं होगा? इसके जवाब में एक्सपर्ट्स कहते हैं इस पर दोनों तरह की बातें हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय का कहना है कि यूपीएससी के जरिए निकाली गई वैकेंसी में आरक्षण के नियम लागू होंगे जो यूपीएससी की किसी भी दूसरी परीक्षाओं में होते हैं। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक आरटीआई जवाब में कहा कि सरकारी नौकरियों में 13 रोस्टर पॉइंट के जरिए रिजर्वेशन लागू होता है। रोस्टर सिस्टम क्या कहता है?
इस सिस्टम के मुताबिक सरकारी नौकरी में हर चौथा पद ओबीसी, हर सातवां पद एससी और हर 14वां पद एसटी और 10वां ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व होना चाहिए। हालांकि 3 से कम पदों की भर्ती के लिए रिजर्वेशन लागू नहीं होता। इस बार यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर वैकेंसी निकाली है। रिजर्वेशन रोस्टर के मुताबिक 6 एससी, 3 एसटी, 12 ओबीसी और 4 ईडब्ल्यूएस के लिए इनमें पद रिजर्व होने चाहिए। हालांकि सरकार ने कानूनी टेक्निकल वजहों का लाभ उठाते हुए अलग अलग विभागों से 3 से कम पदों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं, इसलिए इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होता। अब बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। क्या यूपीएससी या भारत सरकार ने लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन को लेकर निर्देश दिए हैं? इसका जवाब है हाँ। 29 नवंबर 2018 को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एडिशनल सेक्रेटरी सुजाता चतुर्वेदी ने यूपीएससी के सेक्रेटरी राकेश गुप्ता को एक पत्र लिखा। इस पत्र में कहा गया था कि लेटरल एंट्री के लिए कैंडिडेट का चुनाव प्राइवेट कंपनियों, राज्य सरकार, स्वतंत्र निकाय, यूनिवर्सिटी से किया जाना चाहिए जो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हों। ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर 3 से 5 साल के लिए होगी। इस पत्र में इस बात का भी जिक्र था कि इन भर्तियों के लिए रिजर्वेशन को लागू करना जरूरी नहीं है। अब आता है हमारा 5वां सवाल। लेटरल एंट्री के जरिए पहली भर्ती कब हुई? इसका जवाब है 2017 में। फरवरी 2017 में नीति आयोग ने 3 साल के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया। इसके तहत केंद्रीय सचिवालय में प्राइवेट सेक्टर के अनुभवी लोगों को बहाल करने का सुझाव दिया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेटरल एंट्री से भर्ती हो, जिससे 2 और साल के लिए बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता है। इसके बाद वर्ष 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संयुक्त सचिवों और निदेशक जैसे सीनियर पोस्ट के लिए आवेदन मांगे थे। अब बढ़ते हैं हमारे 6वें सवाल की ओर। पहली भर्ती 2018 में हुई तो बीजेपी क्यों कह रही है कि ये कांग्रेस की देन है? इसका जवाब है लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार के मंत्री अश्वनी वैष्णव ने पोस्ट किया कि लेटरल एंट्री का पूरा कॉन्सेप्ट ही कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार की देन है। दरअसल 2005 में यूपीए सरकार ने सरकारी नौकरियों में रिफॉर्म के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन यानी एआरसी बनाया। इसका नेतृत्व वीरप्पा मोइली कर रहे थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हर सरकारी विभागों में उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स लोगों की भर्ती होनी चाहिए। इससे पहले 1966 में भी मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका आधार तैयार किया था। हालांकि आयोग ने लेटरल एंट्री की कोई वकालत नहीं की थी। बाद में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद लेटरल एंट्री के जरिए भरा जाने लगा। नियमों के अनुसार इसके लिए 45 साल से कम आयु होनी चाहिए और वह अनिवार्य रूप से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हो। इसी तर्ज पर कई अन्य विशेषज्ञों को सरकार के सचिवों के रूप में नियुक्त किया जाता है। क्या लेटरल एंट्री की शुरुआत कांग्रेस सरकार में हुई? इसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि 2005 में नौकरियों में रिफॉर्म के लिए एआरसी बनाई गई थी। इस कमेटी ने अपना सुझाव भी दिया, लेकिन यूपीए सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए एक भी भर्ती नहीं की थी। इस कमेटी ने सरकार को सुझाव दिया था कि सरकारी विभाग में बड़े पदों पर बैठने वाले अधिकारियों को उस क्षेत्र का एक्सपर्ट्स होना जरूरी है। इसलिए पारंपरिक सिविल सेवाओं के जरिए भर्ती के बजाय कुछ सीनियर पदों पर उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को भर्ती
करना चाहिए। हालांकि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने इस सुझाव को लागू नहीं किया था। 2018 में पहली बार यूपीएससी और दूसरी सरकारी संस्थानों के जरिए वैकेंसी निकालकर लेटरल बहाली की शुरुआत हुई है। इससे पहले सलाहकार के तौर पर एक्सपर्ट्स होते थे, लेकिन लेटरल एंट्री जैसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। कांग्रेस के आरोपों पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि 1976 में मनमोहन सिंह भी लेटरल एंट्री के जरिए ही फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। रघुराम राजन को आरबीआई गवर्नर और सोनिया गांधी को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का प्रमुख बनाया गया था। अब बढ़ते हैं हमारे 8वें सवाल की ओर। क्या लेटरल एंट्री की भर्तियों में ओबीसी, एससी, एसटी का हक मारा जा रहा है? कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि जिन 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए वैकेंसी निकाली गई है, उसके विज्ञापन में रिजर्वेशन शब्द का जिक्र तक नहीं है। ऐसे में ये ओबीसी, एससी, एसटी की हकमारी नहीं तो और क्या है। गोहिल कहते हैं कि लेटरल एंट्री के जरिए सरकार के सबसे बड़े पदों पर भर्ती होती है। इस तरह की प्रक्रिया में रिजर्वेशन लागू नहीं होते। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन लागू करना सरकार का दायित्व है। साफ है, इस तरह की भर्तियां समाज के ताकतवर वर्ग के लोगों के लिए हैं और ओबीसी, एससी, एसटी के साथ ये छलावा है। हालांकि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का कहना है कि कांग्रेस नेताओं का ये तर्क गलत है। सरकार सभी विभागों और मंत्रालयों में रिजर्वेशन के तहत नौकरी दे रही है। कांग्रेस सरकार के सुझावों के आधार पर ही मोदी सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों को बहाल करती है। अब चलते हैं हमारे 9वें सवाल की ओर। क्या सभी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन लागू करना जरूरी है? जी हां, सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि सभी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन लागू होना संवैधानिक तौर पर जरूरी है। हालांकि रोस्टर सिस्टम के तहत कुछ नौकरियां रिजर्वेशन के दायरे से बाहर हो जाती हैं। अक्टूबर 2023 में खुद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकारी विभागों में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्थायी पदों पर इस आरक्षण को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में अगर किसी नौकरी के विज्ञापन में इसका जिक्र नहीं है तो ये देखना होगा कि क्या रोस्टर सिस्टम के तहत इन वैकेंसियों पर कोटा लागू होगा या नहीं। जब देश के प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने की बात हो रही है, स्थानीय लोगों को अलग अलग राज्यों में रिजर्वेशन देने की बात कहती है। ऐसे वक्त में लेटरल एंट्री की नौकरी में रिजर्वेशन नहीं देना सही नहीं होगा। सरकार के बड़े पदों पर हर वर्ग के लोगों की भागीदारी तय होनी चाहिए। अब चलते हैं हमारे अंतिम और 10वें सवाल की ओर। लेटरल एंट्री की क्या खामियां हैं और राहुल गांधी इसके जरिए आरएसएस के लोगों की भर्ती के आरोप क्यों लगा रहे हैं? दरअसल बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने वाले संगठन युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष अनुपम के मुताबिक लेटरल एंट्री उच्च प्रशासनिक पदों पर शॉर्टकट भर्ती का तरीका है। इस हाई लेवल भर्ती प्रक्रिया में सामाजिक न्याय के संवैधानिक प्रावधानों को खुलेआम तोड़ा जाता है। यह सिस्टम देश और समाज के लिए इन 3 वजहों से खतरनाक है। पहला, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का उदाहरण बन सकता है। मतलब किसी निजी कंपनी से अगर कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी बनेगा तो उसे पता होगा कि 3 साल या 5 साल के बाद उसे वापस उसी कंपनी में जाना है। ऐसे में सरकार के ताकतवर पदों पर रहते हुए वो अधिकारी अपने हितों में काम कर सकता है। इस तरह लेटरल एंट्री के कई मामलों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का उदाहरण भी बनेगा। दूसरा,
कानूनी नियमों को तोड़ेगा। सामाजिक न्याय के लिए बनाए गए कुछ संवैधानिक प्रावधान का भी लेटरल एंट्री उल्लंघन करता है। कहना गलत नहीं होगा, यह शॉर्टकट भर्ती आरक्षण से बचने का भी एक शॉर्टकट तरीका है। तीसरा बिंदु यह गौर करने वाला है कि लेटरल एंट्री युवाओं को हतोत्साहित करेगा। यह सिविल सेवा की तैयारी कर रहे करोड़ों युवाओं को हतोत्साहित करने वाली नीति है। जो आईएएस और आईपीएस अभी सेवा नियमों के कारण बंधे हैं, वो अभी कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अपने पदों को इस तरह पूंजीपति घरानों के लोगों के हाथों में जाते देख निराश होंगे। इससे नौजवान अधिकारियों और तैयारी कर रहे छात्रों का मोटिवेशन घटेगा। दरअसल राहुल गांधी के आरोप लगाने के पीछे एक तरह का डर ये है कि लेटरल एंट्री के जरिए सरकार समर्थक उम्मीदवारों की नियुक्ति हो जाएगी, जिसका सरकार कुछ अनुचित तरीके से फायदा उठा सकती है। इसके अलावा यह भी चिंता है कि ऐसे अफसर कारोबारी घरानों के अनुकूल नीतियां बना सकते हैं। यह उन पर दबाव भी बना सकते हैं। हालांकि लेटरल एंट्री की भर्तियां भी एक पूरी तय प्रक्रिया के बाद होती हैं। 2018 में लेटरल एंट्री शुरू हुई तो पहली बार 9 विभागों में 9 लोगों की नियुक्ति हुई। इसके लिए 6000 आवेदन आए थे। 9 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने बताया कि पिछले 5 साल में लेटरल एंट्री से 63 नियुक्तियां हुई, जिनमें 57 अधिकारी अभी भी कार्यरत हैं। ये जानकारी आपके काम की है या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लेटरल एंट्री का तरीका सही है या गलत, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही तमाम विशेष जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।